गुड मॉर्निंग गाइस। solution@shouter में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के फर्स्ट यूनिट के बारे में डिटेल में समझेंगे, जो कि IERT के सिलेबस में चलता है। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल ब्रांच और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए है ये। स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट यूनिट का उनका सिलेबस है, जिसमें इंट्रोडक्शन टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। फर्स्ट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका मतलब कि अभी तक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का डेवलप मतलब कैसे इनका इन्वेंशन हुआ, कैसे क्या हुआ, उसके बारे में आपको एक हिस्ट्री देखनी है। इसके बाद आपको देखना है कि एनालॉग एंड डिजिटल प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चूँकि ये सब्जेक्ट का नाम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो यहाँ से स्टार्ट करने के बाद आप डिजिटल की ओर मूव करेंगे। और अब आपको देखना है कि डिजिटल डेटा क्या होते हैं, डिजिट्स क्या होते हैं, बिट क्या होते हैं, बाइट क्या होते हैं, इसी तरह के जो भी इनके टर्म्स जो यूज़ होते हैं वो बेसिकली होते क्या है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये यूनिट फर्स्ट का पार्ट 1 है। तो इसमें हम यहाँ तक की डिटेल्स देखेंगे। इसके बाद के जो भी हैं वो सिर्फ डेफिनेशंस हैं छोटे छोटे, तो इनको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पोर्शन है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, मीन्स अभी तक हिस्ट्री में कैसे हम यहाँ तक पहुँचे हैं, इसके बारे में एक व्यू देखेंगे। देखिए, हुआ क्या था कि अगर आप अभी की बात करें, प्रेजेंट में जिस तरह आप जी रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। मीन्स अगर आप आज के ज़माने में बात करें तो बिना इलेक्ट्रॉनिक्स के शायद आप रहना प्रेफर नहीं करेंगे, शायद आप रह भी नहीं पाएंगे। क्योंकि देखिए, जैसे कि हमारे पास जितने गैजेट्स हैं, ठीक है, वो सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं। जैसे होम के अप्लाइंसेस में आपके पास क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, मिक्सर है, टीवी है, कंप्यूटर है, फ़ोन है, चार्जर है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आप देखिए मेट्रो में इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ है। ठीक है, आपके जो जितने भी व्हीकल्स होते हैं जो नए आपके आए हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग से जो चलते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्जिंग से, वो सब आपके इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं। इसी तरीके से सेल फ़ोन है, कैमरा है, टीवी है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। वही है कि अगर आप आज के ज़माने में बात करें कि बिना इलेक्ट्रॉनिक्स के हमको ज़िंदगी अपनी जीनी है, तो शायद ये इम्पॉसिबल होगा। ठीक है, आजकल सिर्फ इतने में ही नहीं, आपके जितने भी हेल्थ के इश्यूज़ हैं, लेज़र हो गया, बहुत सी चीज़ें हैं, वहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, उन सब में भी आजकल सब चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स में कन्वर्ट हो गई हैं। ठीक है, मेडिकल डायग्नोस करना है आपको, ऑटोमोबाइल्स में, इंडस्ट्रीज में, हर जगह आपका इलेक्ट्रॉनिक्स जो है पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो चुका है। एक आपको उसके बारे में हिस्ट्री जानना है कि कैसे ये हम यहाँ तक पहुँचे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो जो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके अगर हम एरा की बात करें तो वो एक तरीके से J.A. फ्लेमिंग ने स्टार्ट किया था। ठीक है, उसके जो स्टार्टर हैं वो यही कहे जाते हैं कि J.A. फ्लेमिंग जो है, उन्होंने 1897 में सबसे पहले वैक्यूम डायोड को इन्वेंट किया। वैक्यूम डायोड, अब डायोड क्या होता है इसके बारे में शायद आपने थोड़ा बहुत इंटर में, जो बच्चे इंटर से हैं वो पढ़े होंगे। तो डायोड क्या होता है कि डायोड में 2 टर्मिनल होते हैं। मैं एक नॉर्मल सा बता रही हूँ, बाकी आप सारी डिटेल एनालॉग में पढ़ेंगे। ठीक है, डायोड क्या होता है, ये डायोड का सिंबल होता है, इसके 2 टर्मिनल होते हैं। ये आपका कैथोड होता है, ये आपका एनोड होता है। ठीक है, एनोड आपका पॉजिटिव कहलाता है, कैथोड निगेटिव कहलाता है। तो ये जो डिवाइस होती हैं, ये क्या करती हैं कि आपका सिर्फ एक डायरेक्शन में सिग्नल को पास करती है, दूसरे डायरेक्शन में ब्लॉक करती है। इसका मतलब अगर आपने मान लीजिए ये सिग्नल आपने इनपुट पर दिया, तो जब यहाँ पर पॉजिटिव पहुँचेगा, ये 0 लाइन है, इसको पॉजिटिव, ये जब आपका 0 लाइन के ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव होगा, नहीं तो निगेटिव होगा। तो जब भी ये पॉजिटिव लाइन में होगा तो ये सिर्फ पॉजिटिव को पास करेगा, और निगेटिव को क्या करेगा, निगेटिव को ये पास नहीं करेगा। तो जो आपका आउटपुट होगा वो सिर्फ ये होगा। तो ये एक थोड़ा सा आइडिया है डायोड के बारे में। लेकिन जो J.A. फ्लेमिंग थे, उन्होंने ये वाला डायोड जिसका सिंबल ये है, इसको नहीं, उन्होंने वैक्यूम डायोड का इन्वेंशन किया था। ठीक है, वैक्यूम डायोड अभी आगे हम आपको दिखाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पुराने ज़माने में यूज़ होती थी, लेकिन धीरे धीरे चीज़ों को इम्प्रूव करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए, और अब तो इससे भी आगे हम आ गए हैं। तो देखिए,
वैक्यूम डायोड, जिसको कि जे फ्लेमिंग ने जिसका इन्वेंशन किया था 1897 में। तो ये एक साइंटिस्ट है। ये देखिए, ये आपका क्या है, वैक्यूम डायोड का फिगर है, ठीक है। इन्होंने कई टाइप्स के, जैसे ये ऊपर ग्लास होता है, अंदर आपके डायोड होते हैं, एनोड कैथोड होता है। कैथोड से जनरली इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मॉडल्स इन्होंने दिखाए हुए हैं फिगर में। इनकी साइज़ मान लीजिए आपके हाथ के बराबर होती थी, मतलब हथेली के बराबर, मतलब ये बड़े होते थे साइज़ में, ठीक है। तो ये उस टाइम का डायोड था। उस टाइम जब सर्किट्स कोई बनाई जाती थी तो वो एक छोटी सी सर्किट भी बनाने में इतने बड़े, मतलब चूँकि इनकी साइज़ बहुत ज़्यादा होती थी तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस कवर करता था, ठीक है। ये सारे आपके डायोड्स लगे हुए हैं। ये देखिए, कुछ उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे इन्वेंशन और होता रहा। तो इन्वेंट करते करते इन्होंने कई टाइप्स के बनाए, जैसे होता नहीं, एक काम किया, एक काम के बाद कुछ ने और सुधार किया, कुछ ने और सुधार किया। तो ऐसे करते करते ये कुछ टाइप्स हैं आपके डायोड के। उसके बाद आया वैक्यूम ट्रायोड। डायोड में जैसा कि आपको पता है 2 टर्मिनल्स होते थे। फिर ली डी फॉरेस्ट ने 1906 में वैक्यूम ट्रायोड को इन्वेंट किया, ठीक है। ट्रायोड में 3 टर्मिनल होते थे। बीच में ये क्या करते थे, ये कैथोड होता था, ठीक है, ये एनोड, और ये बीच में ग्रिड को अप्लाई कर देते थे। ये आपने शायद इंटर में पढ़ा होगा, इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया, ठीक है। तो ये ग्रिड अप्लाई कर देते थे। तो ये भी देखिए साइज़ में कितना ज़्यादा बड़ा है। इससे अगर कोई सर्किट बनेगी तो वो कितनी ज़्यादा हैवी और बल्कि हो जाएगी। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसे ही होता था। पहले के ज़माने में अगर आपने देखा तो नहीं होगा, बट सुना हो अगर, तो जो सिस्टम या कंप्यूटर बनाए जाते थे उसकी स्क्रीन एक कमरे में रखी रहती थी, और जो उनका इंटरनल सर्किट होता था वो पूरा दूसरे किसी कमरे में बहुत बड़े एरिया में लगाया जाता था। इससे बहुत सी प्रॉब्लम्स होती थी, जैसे अगर किसी एक में फॉल्ट हो गया तो उसको जाके आपको मैनुअली रिप्लेस करना होता था। ये और स्पेस भी बहुत ज़्यादा कवर करता था। इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे और इन्वेंशन हुआ। तो ये देखिए कुछ आपके अदर एग्जांपल्स हैं ट्रायोड के। इसके बाद वॉल्टर एस शॉटकी ने टेट्रोड ट्यूब को जनरेट किया। टेट्रोड नाम से ही पता चला इसमें कितने टर्मिनल्स होंगे, 4 टर्मिनल होंगे। उसका एक एग्जांपल यहाँ पर दिखाया गया है फिगर में। ये देखिए, टेट्रोड में भी फर्दर धीरे धीरे कुछ इन्वेंशंस हुए, जैसे 1904 में डायोड को जॉन ए फ्लेमिंग ने इन्वेंट किया। देन 1906 में फर्स्ट ट्रायोड ली डी फॉरेस्ट ने किया। फिर 1912 में ट्रायोड एज एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या होता है, जो सिग्नल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो उसका इन्वेंशन किया था फ्रिट्ज लॉवेंस्टाइन ने। देन 1930 में ट्रायोड हायर वैक्यूम, जिसमें इन्होंने वैक्यूम की अमाउंट इंक्रीज़ कर दिया था, वो किया था हैरोल्ड एरोल्ड ने। देन 1950 में फर्स्ट ट्रांसकॉन्टिनेंटल टेलीफोन लाइन को ग्राहम बेल ने इन्वेंट किया था। देन 1916 में टेट्रोड वॉल्टर शॉटकी ने बनाया, ओके। देन पेंटोड भी बनाया था बर्नार्डस टैलिजन ने 1926 में। इसी तरीके से 1998 में डैक्रोड थैल्स इलेक्ट्रॉन डिवाइस ये बनाई गई थी। ये यहाँ पे कुछ आपके एग्जांपल्स देखिए। फर्स्ट डायोड प्रोटोटाइप जो बनाया गया था 1904 में, जिसको कि जॉन ए फ्लेमिंग ने बनाया था, वो ये थे। इसी तरीके से थैल्स ने डैक्रोड बनाया था 1998 में, ठीक है, तो वो ये थे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, इन सभी जो डिवाइसेस हैं, इनकी साइज़ जो है वो आज के प्रेजेंट के आपके जो भी डिवाइसेस हैं उससे कहीं ज़्यादा बड़े हैं। फिर इनके बाद क्या हुआ, उस टाइम पर देखिए सर्किट कैसे बनाई जाती थी। ये ऊपर डायोड या ट्रायोड लगा दिए जाते थे। देन ये सारे जो हैं आपके, ये सारे रजिस्टर हैं, ठीक है। ये क्या है, ये रजिस्टर है। रजिस्टर का साइज़ भी देखिए कितना बड़े बड़े हैं, और ये सारे जो इनकी कॉम्बिनेशन है वो वायर के थ्रू की गई है। तो ये सब जो सर्किट्स है बहुत ही ज़्यादा बल्कि हो जाते थे। बल्कि मीन्स बहुत बड़े हो जाते थे, और मतलब इनका रख रखाव भी बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता था। ये पोर्टेबल बिल्कुल नहीं होते हैं कि आप इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं, हो सकता है इनमें डैमेज हो जाए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स पहले फेस करनी पड़ती थी, बट धीरे धीरे और इन्वेंशंस हुए, ठीक है। ये पेंटोड ट्यूब का फिगर है।
इसके बाद और इन्वेंशंस हुए और वही सारी चीज़ें देखिए इस फॉर्म में बन गई। ये क्या था, जंक्शन ट्रांजिस्टर बनाया गया था 1948 में। ये बहुत बड़ा इन्वेंशन हुआ था क्योंकि इसके बाद जो हमारी पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको एक नया ही व्यू मिला था। क्योंकि अब देखिए जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं इनके जो साइज़ है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुके हैं पहले के कंपैरिजन। ठीक है, ये सारे आपके क्या हैं, ये जंक्शन ट्रांजिस्टर हैं। इसके बाद ये पावर ट्रांजिस्टर बनाए गए थे जो हाई पावर पर वर्क करते हैं। इसके बाद और इन्वेंशन हुआ और यही सारे आपके किस फॉर्म में चेंज किए गए, इस तरीके से। देखिए धीरे धीरे जो है इनकी साइज़ क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। अगर साइज़ रिड्यूस होगी तो जो आपकी स्टार्टिंग में सर्किट थी जो बहुत ही बल्कि हो जाता था वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। देन देखिए ये एक जनरल हमने दिखाया कि कैसे साइज़ का रिडक्शन हुआ। पहले लगभग इतने बड़े, देन आईसीज़ के फॉर्म में, देन और छोटा। तो इसके बाद ये जो है आपका ये आईसीज़ के फॉर्म में है, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इनमें कैसे इन्वेंशन हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट में भी कई फर्दर इन्वेंशंस हुए। उनको नाम दिया गया है एसएसआई, एमएसआई, एलएसआई, वीएलएसआई, यूएलएसआई एंड जीएसआई। एसएसआई को कहा गया है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, जिसका इन्वेंशन 1964 में हुआ था। इसमें क्या होता था कि एसएसआई मीन्स एक चिप इस साइज़ की होती थी, इस साइज़ में या थोड़ी और बड़ी उस टाइम पर हुआ करती थी। उसमें एक ही चिप पर 1 से 10 ट्रांजिस्टर को बनाया जा सकता था। जबकि आपका जो फर्स्ट इन्वेंशन हुआ था उसमें सिर्फ एक ट्रांजिस्टर ही आपका उसकी साइज़ बहुत बड़ी हुआ करती थी। और अगर लॉजिक गेट नंबर की बात करें तो 1 to 12 होते थे। इसी तरीके से एमएसआई को बनाया गया, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ये आपका 1968 में इसका इन्वेंशन किया गया। इसमें उतनी ही साइज़ पर 10 to 500 ट्रांजिस्टर्स को बनाया जा सकता था। अगर लॉजिक गेट्स की बात करें तो 13 to 99 लॉजिक गेट्स आपके उसी साइज़ के उसी स्पेस में आपके बनाए जा सकते थे। इसी तरीके से एलएसआई का इन्वेंशन हुआ। एलएसआई लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, 1971 में इनका इन्वेंशन हुआ और इसमें लगभग 500 to 20,000 ट्रांजिस्टर्स को सेम स्पेस के आईसीज़ पर बनाया जा सकता था। इसी तरीके से फर्दर आपके इन्वेंशन हुए वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें आपकी सेम साइज़ पर 20,000 to 1,000 मीन्स ये आपका कितना हो गया, 1 लाख आपके ट्रांजिस्टर्स इसी पर आपके इम्प्लीमेंट किए जा सकते थे। फर्दर इन्वेंशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और गीगा स्केल इंटीग्रेशन है। गीगा नाम से ही बता रहा है कि आपके सेम प्लेस पर कितने गीगा नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स को वहाँ पर लगाया जा सकता था। तो ये इस तरह का आपके आईसी में इन्वेंशन हुए। मीन्स आपका धीरे धीरे क्या हुआ, सेम साइज़ के आईसीज़ पर आपने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जितने आप ज़्यादा फिट कर सकते थे उतने आपने फिट करने से क्या हुआ, आपकी सर्किट धीरे धीरे रिड्यूस हो गई। तो देखिए ये एक जनरल एग्जांपल दिया गया है कि पहले इस फॉर्म में थे। मान लीजिए इसमें एक टाइम पर 1 से 10 ट्रांजिस्टर्स आपके लगाए जा सकते थे। देन इसमें आपके ये एमएसआई हो गया, ठीक है, ये एलएसआई हो गया, ये वीएलएसआई हो गया, ये क्या हो गया, यूएलएसआई हो गया और ये जीएसआई हो गया, ये आपका एसएसआई। ये एक एग्जांपल आप दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसको जो आपके पहले ट्रायोड या वैक्यूम ट्रायोड डायोड यूज़ किए जाते हैं तो उसको हमारा फर्स्ट जनरेशन कहा गया है। देन ये जो आपका स्मॉल फॉर्म में आ गया था पावर डायोड या जो सिलिकॉन जर्मेनियम की हेल्प से बनाया गया था, इसको सेकेंड जनरेशन के कहे जाते हैं। देन थर्ड जनरेशन में आपके इस टाइप के फॉर्म आ गए हैं। फोर्थ जनरेशन में आपके इंटेल के जो भी आपके यूज़ करते हैं वो आ गया, जिसमें आपके इतनी ही प्लेस पर इतने अमाउंट ऑफ ट्रांजिस्टर्स को आप वहाँ पर बना सकते हैं। ये देखिए, ये आपका हमने एक डायग्राम दिखाया है। जब हमारा फर्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करें तो अगर कहीं पर कंप्यूटर रखा गया है, कहीं पर कंप्यूटर बनाया गया, तो वो कंप्यूटर की जो स्क्रीन होगी, ठीक है, जो कंप्यूटर की स्क्रीन होगी वो किसी और रूम में रखी होगी और उसकी इंटरनल सर्किट देखिए ये है। ये सारे आपके वैक्यूम ट्रायोड डायोड जिनकी भी हमको नीड है, कैपेसिटर रजिस्टर, वो सारे यहाँ पर लगे हुए हैं। इसके बाद और इन्वेंशन हुआ और कंपोनेंट्स की साइज़ क्या हुई, रिड्यूस होती गई। देखिए जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया, हो सकता है जो एक रूम में आपकी सर्किट्स 1 या 2 रूम में लगी रहती थी वो अब शायद एक टेबल पर इससे पॉसिबल हो सकता था। देन और रिडक्शन हुआ और देखिए ये
और भी इनकी साइज़ क्या हुई, रिड्यूस होती है। आप सेम साइज़ पर ही मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को फिट कर सकते हैं। ये फर्दर और रिडक्शन हुआ है साइज़ में, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हैं, अब क्या है, पहले हम कनेक्शंस वायर के थ्रू करते थे, बट ये जो है हमारा तो उसको हमारा बोलते थे पहले वायर्स के थ्रू करते थे, फिर हमारा PW भी यूज़ होता था, प्रिंटेड वायर बोर्ड। बट अब हम जो यूज़ करते हैं वो होता है PCB। PCB क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। मीन्स इसमें आप बोर्ड पर ही अपनी सर्किट को प्रिंट कर देते हैं। जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं, ये जितनी भी आपको लाइंस दिख रही हैं, ये कहीं ना कहीं वायर्स के कनेक्शन हैं, जो पहले के ज़माने में फर्स्ट जनरेशन के टाइम पर ये वायर्स के थ्रू ऐड किए जाते थे। बट अब देखिए, अब इन्होंने क्या किया, एक ही प्लेट पर उस सर्किट को ड्रॉ कर दिया है। ये बेसिकली क्या होता है कि अंदर कॉपर की एक लाइन लगी होती है, जिससे आपके करंट जो है वो ईजिली फ्लो हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। ये कुछ फिगर्स हैं हमारे इन्वेंटर्स के, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स की हिस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये एक टेबल हमने प्रोवाइड की है, जो भी हमारे पिछले डाटा है उसके अकॉर्डिंग आप इसको फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं। अब आपका दूसरा टॉपिक है कि डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल प्रिंसिपल, कि हमने ये तो देख लिया कैसे उनका एडवांसमेंट हुआ। अब क्या डिफरेंस था कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में क्या डिफरेंस है, हमें क्यों डिजिटल सिग्नल की हमें नीड हुई, एनालॉग सिग्नल में हमें क्या प्रॉब्लम्स मिलती थी, तो उनके बारे में डिटेल हम इसमें देखेंगे। देखिए, तो सिग्नल हमें पहले पता होना चाहिए सिग्नल होता क्या है। तो सिग्नल सिर्फ एक थिंग है जो जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो हमारी सिग्नल कहलाती है। जनरली सिग्नल 2 टाइप्स के होते हैं, एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल क्या होता है, एनालॉग सिग्नल जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये आपका एनालॉग सिग्नल मीन्स जो कंटिन्यूअस हो नेचर में, और डिजिटल सिग्नल क्या होता है, जो डिस्क्रीट फॉर्म में हो, जो पल्सेस के फॉर्म में हो, ठीक है। इसी तरीके से एक अनदर एग्जांपल दिया गया आपको। एनालॉग सिग्नल ये क्या है, एक कंटिन्यूअस सिग्नल है जो टाइम के साथ चेंज होता रहता है, और उसमें इंफॉर्मेशन का होना मस्ट है, ठीक है, वही हमारा सिग्नल कहलाता है। जैसे इस फिगर में देखिए, ये क्या है, टाइम आपका एक्स एक्सिस पर टाइम है जो कि इंक्रीज़ होता जा रहा है, और उसी अकॉर्डिंग आपका ये वोल्टेज जो है क्या है, अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर रहा है। ये आपका एक एनालॉग सिग्नल है। अगर हम उसके एग्जांपल की बात करें तो ह्यूमन वॉइस जो आप बोलते हैं उसमें भी एक इन्फॉर्मेशन होती है, और वो एक एग्जांपल होता है एनालॉग सिग्नल का। इसी तरीके से ऑडियो टेप्स हैं। अगर आपने आज से 10-12 साल पहले देखा हो तो आप ऑडियो टेप्स का ज़्यादा यूज़ करते थे। उसमें जो आपका डेटा रहता था वो एनालॉग के फॉर्म में कहीं ना कहीं स्टोर रहता था, ठीक है। ऐसे जो भी आपके सॉन्ग हो, वीडियोज़ हो, वो इस फॉर्म में, उसमें एक रील होती थी, उसमें आपका ये क्या होता था, स्टोर होता था। फिर है ओल्ड टेलीविज़न, जो पुराने आपकी टीवीज़ होते थे वो भी आपके एनालॉग सिग्नल का उसमें यूज़ होता था, तो ये उसका भी एक अच्छा एग्जांपल है। फिर है थर्मामीटर, आज भी शायद आप यूज़ करते हो, जिसमें मरकरी फील्ड होती है। जब टेम्परेचर आता है तो ये मरकरी क्या करती है, कंटिन्यूसली ऊपर चढ़ती है, ऐसा नहीं है कि ब्रेक कर करके, ये कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होगी या फिर डिक्रीज़ होगी। पुराने जो टेलीफोन्स होते थे वो भी आपके एनालॉग सिग्नल के एग्जाम्पल हैं। एनालॉग वॉच, ये देखिए, इसमें भी क्या होता है, मूवमेंट आपका कॉन्टिन्यूअस होता है, तो ये भी आपका एक एनालॉग सिग्नल का, एनालॉग सिस्टम का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से आप अपने आप देखिए कि आपके अगल बगल आज भी ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप एनालॉग फॉर्म में यूज़ करते हैं, ओके, और उसे अपनी कॉपी में राइट डाउन करिए। नेक्स्ट है डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं। डिजिटल सिग्नल भी एक सिग्नल होता है, लेकिन वो कंटिन्यूअस नहीं, डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि जो डिजिटल सिग्नल होते हैं वो डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं, एंड उसमें भी इंफॉर्मेशन का होना मस्ट है, ठीक है। एंड जो डिस्क्रीट सिग्नल जिस फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं बाइनरी फॉर्म। अब बाइनरी क्या होता है ये आप आगे की वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, टाइम के इंक्रीज़ होने पर
ये क्या हो रहा है, यहाँ पर जो आपका ये ग्राउंड लेवल है इसको 0 कहा गया और +5 वोल्ट को 1 कहा गया है। देन 0 एंड ये 1, यहाँ पर क्या होता है, डिजिटल में सिर्फ 2 ही स्टेट होती है, आइदर 0 और 1। तो इसी तरीके से जब कोई भी डेटा इस फॉर्म में लिखा जाता है या होता है उसको डिजिटल सिग्नल कहते हैं। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो आज के कंप्यूटर्स, वो जितने भी हमारे कंप्यूटर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 पर काम करते हैं। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज हो तो आप जानते होंगे कि हम जो बोल रहे हैं वो हमारा कंप्यूटर नहीं समझता है, वो सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 जिसको कि बाइनरी कहते हैं, इन्हीं की भाषा को समझता है। दूसरा है डिजिटल वॉच। इसमें भी आपका जो डेटा है वो कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं शो होता है, ये डिस्क्रीट फॉर्म में शो होता है, इसीलिए ये भी आपका एक डिजिटल सिग्नल का, डिजिटल डिवाइस का एग्जाम्पल है। CD एंड DVD, जैसा कि आप एनालॉग में देख रहे थे कि हमारे पास रिकॉर्डिंग्स टेप होते थे, उसी तरीके से डिजिटल में आपके क्या होते हैं, एक CD होता है, DVD होता है और एक ब्लू रे डिस्क होता है। जैसे CD में आपके, अगर आपने देखा हो पहले, आपको एक मूवी का स्टोरेज करने के लिए लगभग 3 से 4 CDs की आवश्यकता होती थी, लेकिन उसके बाद DVD आया जिसने क्या किया, उतनी ही साइज़ में आपके नंबर ऑफ डेटा को और ज़्यादा ये स्टोर करने लगा। देन आया ब्लू रे डिस्क, इसकी कैपेसिटी इसके कंपैरिजन DVD और CD के कंपैरिजन में और अधिक होती है। यहाँ पर अगर फुल फॉर्म की बात करें तो CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क एंड DVD का फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। दूसरा है मोबाइल फ़ोन, ये भी एक डिजिटल का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसको कि आज पूरी दुनिया यूज़ करती है। फिर है डिजिटल थर्मामीटर, इसमें भी आपकी जो यहाँ पर आउटपुट दिखाया जाता है, जो आपको यहाँ पर रीडिंग दिखाई जाती है वो कंटिन्यूअस ना होकर कैसे दिखाई जाती है, डिजिटल डिस्क्रीट फॉर्म में, लाइक 98.6, 98.7। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 7 और 6 के बीच का डेटा कहाँ है, नहीं है, मीन्स ये किस फॉर्म में है, ये डिस्क्रीट फॉर्म है, यहाँ दिखा रहा है यहाँ, लेकिन बीच के डेटा को इसने गायब कर दिया है। तो इस तरीके के जितने भी चीज़ें होंगी वो सारे आपके डिजिटल सिग्नल के एग्जांपल्स हैं। सो अगेन आप अपने रियल लाइफ में देखिए कि आप डिजिटल सिग्नल के और कौन कौन से आप इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं और उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। सो ये एक डिफरेंस दिखाया गया है कि एनालॉग सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल में क्या डिफरेंस होता है। तो पहला डिफरेंस और सबसे मेन डिफरेंस तो यही है कि एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूअस सिग्नल होता है, वो बीच में ब्रेक नहीं करता, उसमें आप किसी भी पॉइंट पर डेटा को बता सकते हैं कि यहाँ पर इस पॉइंट पर ये डेटा है। लेकिन डिजिटल सिग्नल में क्या होता है, ये डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, लाइक ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, इसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही डिस्क्रीट नेचर की होती है। मीन्स इसमें भी आपके पास 1 और 2 के बीच का एग्जैक्ट डेटा नहीं होता है। ठीक है, ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता है। दूसरा है एनालॉग सिग्नल को हम साइन वेव से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डिजिटल सिग्नल को हम स्क्वायर वेव से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि डिजिटल सिग्नल आपका 0 और 1 के फॉर्म में होता है। एग्जांपल्स जैसा हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ह्यूमन वॉइस हो या एनालॉग डिवाइसेस हो गए। डिजिटल सिग्नल के एग्जांपल CD, DVD, कंप्यूटर एक्सेट्रा। एनालॉग सिग्नल्स को एनालाइज करना स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट होता है, जबकि डिजिटल सिग्नल को एनालाइज करना ईजी होता है। एनालॉग सिग्नल्स बहुत ही एक्यूरेट होते हैं क्योंकि इनके पास, जैसा हमने बताया, आप किसी भी पॉइंट पर इनको डेटा बता सकते हैं, जबकि डिजिटल सिग्नल हमारे बहुत ही लेस एक्यूरेट होते हैं। इनकी एक्यूरेसी उनके सैम्पलिंग के स्टेप साइज पर डिपेंड करती है। वो क्या होता है हम आपको अभी आगे बताते हैं। एनालॉग सिग्नल को स्टोर करने के लिए बहुत टाइम लगता है क्योंकि उनके पास बहुत सी इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत सी मेमोरी होती है, जबकि डिजिटल सिग्नल ईजिली स्टोर हो जाता है। टू रिकॉर्ड एन एनालॉग सिग्नल को रिकॉर्ड करने के लिए जो टेक्निक्स यूज़ की गई हैं वो आपके ओरिजिनल सिग्नल्स के लिए प्रिजर्व करके रखी हैं, जबकि डिजिटल सिग्नल की रिकॉर्डिंग के लिए हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं, सैम्पल सिग्नल्स को लेते हैं और उसको प्रिजर्व करते हैं। एनालॉग सिग्नल्स में नॉइज़ काफ़ी होती है, जबकि डिजिटल सिग्नल बहुत ही कम नॉइज़ या फिर नॉइज़ फ्री होता है। ठीक है, अगेन कंटिन्यूअस रेंज ऑफ वैल्यूज़ होती हैं, जबकि डिस्क्रीट सिग्नल के पास डिसकंटिन्यूअस रेंज होता है। एनालॉग सिग्नल्स हमेशा एनालॉग डिवाइसेस में ही यूज़ की जा सकती हैं और डिजिटल सिग्नल वो हमेशा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल्स, इन सब में आपका यूज़ किया जा सकता है। सो ये एक ब्रीफ डिफरेंस टेबल दिखा दिया गया है एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल के बीच में।
एक क्वेश्चन ये आता है कि हमें डिजिटल सिग्नल्स की नीड क्यों है, अगर उनके पास इतनी मतलब अगर वो डेटा भी एक्यूरेट नहीं रखते हैं फिर भी हमें ऐसी क्या नीड है डिजिटल सिग्नल्स की। ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द इमेज सेंसर आर इन एनालॉग सिग्नल्स। हमारे पास जो प्रेजेंट में अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो काफ़ी चीज़ें क्या मोस्ट ऑफ द चीज़ें क्या हैं एनालॉग सिग्नल्स होती हैं, जिस पर हम डिजिटल प्रोसेसिंग डिजिटल के हमारे जो मेथड्स हैं उसको अप्लाई नहीं कर सकते। और जैसा कि हमने डिफरेंस टेबल में बताया है कि एनालॉग सिग्नल्स के पास इन्फिनाइट मेमोरी होती है, उनको स्टोर करना बहुत ही टाइम टेकन होता है और बहुत टफ होता है। अगर हम एनालॉग सिग्नल्स को स्टोर रखेंगे तो वो एक बार डिस्ट्रॉय हो गया तो हम उसे दोबारा रीगेन नहीं कर सकते हैं। बट अगर हम सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर दें तो हम उसे ईजिली स्टोर कर सकते हैं। यही एक रीज़न है कि हम चीज़ों को डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं उनके स्टोरेज के लिए, ताकि हम फ्यूचर में उनका यूज़ कर सकें। अब है हाउ वी कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल्स इनटू डिजिटल सिग्नल्स। ठीक है, कैसे हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। फॉर कन्वर्टिंग एनी एनालॉग सिग्नल, किसी भी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है सैम्पलिंग, दूसरा होता है क्वांटाइजेशन। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए उनकी जो एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दोनों ही हम डिजिटल फॉर्मेट में करते हैं। जैसे ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पर क्या है, ये एनालॉग सिग्नल है। ठीक है, इसको हमने ने क्या किया, डिजिटल फॉर्म में किया। डिजिटल फॉर्म में करने के लिए पहले हम इसकी सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग में जैसे ये 0 हो गया, ये 1 2 3 4, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 1 पर ये किस वैल्यू पर है, सिर्फ हम उसी डेटा को कंसीडर करेंगे, बाकी 20 के डेटा को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। इसी तरीके से 2 पर जो भी वैल्यूज़ हैं, ऐसा करके हमने इनकी सैम्पलिंग की। तो अब ये क्या हो गई, ये हमारे डिजिट्स के फॉर्म में आ चुके हैं। तो ये इन्होंने बताया कि सैम्पलिंग होती क्या है। इन एनालॉग सिग्नल्स देयर आर कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल that vary with time. With the help of subsystem, a sampler extract continuous signal from the sampling of signals. तो होता क्या है, हम कुछ सिस्टम यूज़ करते हैं, बेसिकली उसको सैम्पल एंड होल्ड सर्किट, हम एक सर्किट यूज़ करते हैं, सैम्पल एंड होल्ड सर्किट। ठीक है, इसका हम यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जैसे अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो हम यहाँ पर सैम्पलिंग करेंगे, देन उसको वहीं पर होल्ड रखेंगे, हम आगे के डेटा को शो नहीं करेंगे। देन अगेन जैसे ये 1 हो गया, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, तो हम इनकी जो डिस्क्रीट वैल्यूज़ होंगी उन्हीं पर हम सिर्फ डेटा को चेक करेंगे, बाकी को हम होल्ड कर देंगे। ठीक है, तो जो आपका आउटपुट आएगा वो ये आएगा आफ्टर सैम्पल एंड होल्ड सर्किट, और यही हमारा सैम्पलिंग कहलाता है। इसके बाद हमारा आता है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन क्या है, it is a process of image processing in which continuous and time varying values of analog signal are divided into non-overlapping discrete and unique values assigned to each sub range. इसमें आपने जो भी सैम्पलिंग करके आपका सिग्नल आया हुआ है उसी में हम वाई एक्सिस के थ्रू क्वांटाइज करते हैं। मीन्स वाई एक्सिस पर भी हम डिसाइड कर देते हैं कि हमें क्या वैल्यूज़ को प्रीफर करना है। सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन क्या है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। सैम्पलिंग आपका एक्स एक्सिस पर किया जाता है, बट क्वांटाइजेशन आपका वाई एक्सिस पर किया जाता है। इन द इमेज प्रोसेसिंग, सैम्पल्ड इमेज इज़ कंसिडर्ड एज अ डिजिटल वैल्यू, और उसके बाद जो भी आपका सैम्पल्ड इमेज होता है उसी को हम कहते हैं कि ये हमारा डिजिटल वैल्यू है। व्हेन देयर इज़ अ ट्रांजिशन ऑफ स्टेट बिटवीन टाइम वेरिंग वैल्यूज ऑफ इमेज फंक्शन एंड इट्स डिजिटल इक्विवेलेंट सिग्निफिकेंस, क्वांटाइजेशन। इसकी डिटेल आप इस फिगर में देख सकते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका इनिशियल इनपुट है, मीन्स एनालॉग सिग्नल है। सबसे पहले हम इसकी सैम्पलिंग करेंगे। सैम्पलिंग देखिए इजी से हो जाएगा, आप एक्स एक्सिस को देखते हुए 0 1 2 3 4 करके आप सिर्फ उनकी वैल्यूज़ को कंसीडर करिए। देन आपका ये जो पाथ है, ये आप डॉटेड लाइन से शो हो रहा है, ये हम इमेजिन कर लेते हैं कि ऐसा ही गया होगा। बट अगर हम इसका क्वांटाइजेशन करेंगे देन क्या होगा, देखिए अब क्या हुआ, हमने इसका क्वांटाइजेशन किया, मीन्स हमने अपर की वैल्यूज़ को कंसीडर नहीं किया, आइदर 1 और 0, देन 1 1 1, इसी तरीके से आपका ये, देन ये हमने सारी वैल्यूज़ को कंसीडर किया।
अब क्या करेंगे, इनको बाकी के हमारा जो एरिया होगा हम उसे प्लॉट ना करके उनको हम स्ट्रेट लाइन कर देंगे। यही हमारा कहलाता है क्वांटाइज्ड। तो अगर हमने यहाँ पर सैम्पलिंग एंड होल्ड में अगर हमने इस डेटा को एक बार लॉस कर दिया, ये जो बीच के डेटा है, क्या हम इन्हें फर्दर गेन कर पाएंगे? नहीं। तो यही सबसे बड़ा लॉस होता है डिजिटल सिग्नल में कि ये जो भी डेटा को यहाँ लॉस कर देते हैं उसको कभी भी रीगेन नहीं कर सकते हैं। बट हम ये कर सकते हैं कि इनकी स्टेप साइज़ को बहुत ही कम लें, जिससे हमारे पास मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन हो। सो इस वीडियो में पार्ट 1 में आपका इतना ही। बाकी की जो डेफिनेशन है वो हम जल्द ही सेकेंड पार्ट में आपको दिखाएंगे।